Good morning, student. My name is Purushottam Kumar, and I have completed MSc Biochemistry from Science College, Patna University, and BSc Biotechnology. I have 9-year experience in various coaching. I have worked in Narayana Dhanbad, The Quark Institute, Surat, and Creative Science Academy, Baramati, and other various coaching. Today I will discuss about the kingdom of Protista. So, this is my topic, kingdom of Protista. कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे और कुछ नया स्टूडेंट होंगे। जो नया स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो हमें जानते हैं, डेट मीन्स उन्होंने हमसे क्लास भी की है। तो अभी जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है स्टार्ट होगा वो है किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। देखिए, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा जो टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, जो अभी आपका रनिंग चल रहा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में सारी बातें आई होगी कि जो बायोस्फीयर पे यानी अर्थ पे जो टोटल वेरियस टाइप्स के डिफरेंट कैरेक्टर के जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाए उनके कैरेक्टर के बेसिस पर। तो इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट का आया होगा, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वह है RH विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें से फर्स्ट किंगडम जो है वो आया होगा किंगडम ऑफ मोनेरा। किंगडम ऑफ मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया के सारी बातों को देखते हैं। मोनेरा के बाद में जो सेकेंड किंगडम है वो है किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। इसी किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो हम लोग देखेंगे किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा की जब हम लोग बात करते हैं तो किसे कहते हैं, यानी कि कौन सी ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोटिस्टा कहेंगे, क्या कैरेक्टर होगा, किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करता है, किस तरह से वो अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ये सारी बातों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, ये जो टर्म प्रोटिस्टा है, यानी कि जब बात करते हैं यहां पर टर्म का, तो ये टर्म किसने दिया किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा के बारे में सबसे पहला जो टर्म प्रोटिस्टा है वो किसने दिया? इसको दिया एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अर्नस्ट हैकल इन 1866 में। प्रोटिस्टा जो है ये फर्स्ट यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जैसे आप देखे होंगे कि मोनेरा बैक्टीरिया को हम लोग फर्स्ट कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन में कंसीडर करते हैं, उसी तरह फर्स्ट यूकारियोटिक सेल के रूप में इवॉल्व होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा दे आर फर्स्ट evolved eukaryotic organism 1.5 billion years ago, लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स पहले यह एवॉल्व हुआ था, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट यूकारियोटिक एवॉल्व
लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा सा आप लोग को अभी आगे के टॉपिक में आएगा सेल के बारे में। सेल में हम लोग देखेंगे यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल क्या होता है। तो सिंपल अगर अभी छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएं कि यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल में डिफरेंस, तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकारियोटिक सेल, और उसके अलावा बाकी जो प्लांट, एनिमल और जो भी दूसरे फंगाई ये सब सेल हैं वह यूकारियोटिक सेल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यूकारियोटिक सेल को पहचानने का कि सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा। तो दिस इज द न्यूक्लियस, और जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यानी कि जो प्रोटिस्टा है वो फर्स्ट यूकारियोटिक सेल के रूप में इवॉल्व होने वाला ऑर्गेनिज्म है। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में, कैसे जाने कि यह कैसा ऑर्गेनिज्म है, क्या है कैरेक्टर। ये सब बेसिक चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे तो क्लास 10th में भी ये सब चीज सीख चुके होंगे, और अगर क्लास 10th का एनसीईआरटी या 9th का एनसीईआरटी होगा उसको भी रिवीजन कर सकते हैं आप। उसमें भी आपके बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो अभी क्लास 11th और 12th में वो कंटिन्यू आपके टच में रहने वाले हैं। डिफरेंस बेटा बस इतना है कि क्लास 11th और 12th के जो टॉपिक है वो ब्रॉड हो जाते हैं 9th और 10th से, लेकिन एज इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मैक्सिमम जो है आपका 9 और 10th से रिलेटेड है। तो आपको वहां भी ये सारी चीजें जानते होंगे। अब अगर हम लोग देखिए प्रोटिस्टा के कैरेक्टर के बारे में, तो दिस इज यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी यह यूकारियोटिक है। तो आप जान रहे हो कि इसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, और यूनिसेलुलर है का मतलब है कि यह सिंगल सेल का बना होगा, यानी यह एक सेल का बना हुआ, और सेल भी होगा तो कैसा, तो यूकारियोटिक सेल होगा। तो यानी यहां पर यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल, और यूकारियोटिक मतलब सेल विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए यह सोलेटरी और कॉलोनियल फॉर्म में होता है। सोलेटरी का मतलब होता है या तो यह अकेले रहने वाला होगा, क्योंकि एक सेल का है तो एक सेल अकेले रहेगा, और या फिर कॉलोनियल फॉर्म में होगा, यानी कॉलोनी के रूप में बना करके रहेगा। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल सब आपस में एक साथ आपस में एक जगह कहीं पर रहेंगे, यानी कॉलोनी के फॉर्म में। तो यानी कि कॉलोनियल का मतलब ये कॉलोनी के फॉर्म में रहेंगे। तो या तो ये सोलेटरी होता है या फिर कॉलोनियल फॉर्म में होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोटिस्टा जो है वो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे फुलफिल करता है, यानी इसमें न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी जो है वो कहां से आती है, क्योंकि हर लिविंग बींग्स को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी डेट मींस की वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट अपना फुलफिल करता है या तो फूड से, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, या फिर प्लांट यानी अपना खाना खुद बनाएगा, डेट मींस फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, तो उससे वहां पर उसको खाना बनेगा और उससे वो अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो प्रोटिस्टा जो है वो अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करता है, तो प्रोटिस्टा जो है वो दोनों चीजें करता है। डेट मीन्स यह ऑटोट्रॉफिक भी होगा एंड हेट्रोट्रॉफिक भी होगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जानते हैं कि ये अपना खाना खुद बनाएगा, जस्ट लाइक प्लांट, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कि यह अपना खाना दूसरे से लेगा। तो ऑटोट्रॉफिक यानी यह फोटोसिंथेटिक होगा, लाइक प्लांट, किसके जैसा, तो प्लांट के जैसा,
और हेट्रोट्रॉफिक तो टेक फूड फ्रॉम अदर सोर्स, तो किसके जैसा, लाइक एनिमल। तो ये एनिमल के जैसा या तो किसी दूसरे सोर्स से फूड लेगा या फिर अपना खाना खुद बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, यानी प्लांट के जैसा। उसके बाद में इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन, यानी ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। अपना रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, तो यह रिप्रोडक्शन दो तरीके से करता है, या तो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या फिर असेक्सुअल करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में भी आपको आया होगा कंजुगेशन, तो यानी कंजुगेशन के जैसा यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और एसेक्सुअल दैट मीन्स बाइनरी फिजन। फिजन एक टर्म है, फिजन का मतलब होता है टूटना, और बाइनरी का मतलब होता है टू इक्वल हाफ में टूटना। यानी कि अगर कोई एक सेल है और ये सेल इक्वली टू हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यह एक सेल और यह दो सेल, और दोनों सेल इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, तो इस तरह के डिवीजन को कहते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। कंजुगेशन बैक्टीरिया में भी आया है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना। तो इस तरह से यह रिप्रोडक्शन करता है। ये कुछ एकदम बेसिक कैरेक्टर हुए प्रोटिस्टा के। क्या क्या, तो सबसे पहले देख लो कि यह यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये बहुत कंफ्यूजन आगे क्रिएट करने वाला है। क्योंकि ये कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो प्लांट लाइक होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एनिमल लाइक होते हैं, और कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो फंगाई लाइक होते हैं, क्योंकि तीनों कैरेक्टर को शो करता है। अब डिवीजन, तो यानी ये कैरेक्टर जो मेन इसका हुआ कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सोलिटरी और कॉलोनियल होता है, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक होता है, और सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब आइए इसके कुछ प्रोटिस्टा को हम लोग टोटल 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो प्रोटिस्टा आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप। वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं देखिए। ओके, ये हुआ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को बेटा 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक प्रोटिस्टा होता है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट के जैसा प्रोटिस्टा। सेकेंड, फंगी लाइक प्रोटिस्ट, यानी फंगाई के जैसा प्रोटिस्टा। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यानी एनिमल के जैसा प्रोटिस्टा। प्लांट लाइक, फंगी लाइक एंड एनिमल लाइक। अभी हमने बात की थी कि ये तीनों कैरेक्टर को शो करता है, लेकिन तीनों के तीनों जो होंगे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे। ये कैरेक्टर प्लांट के जैसा रखेगा, यानी ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट के जैसा हो गया, लेकिन यह एक ही सेल का होगा, प्लांट जबकि मल्टी सेलुलर होता है। उसी तरह फंगाई, फंगाई जो है वह जनरली मल्टी सेलुलर होता है, ईस्ट वगैरह को छोड़ करके, एक्सेप्शनल है ईस्ट।
तो फंगी जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, यह भी यूकैरियोटिक होता है, लेकिन यह यूनिसेलुलर होगा। लेकिन कैरेक्टर जो होगा वह हेटेरोट्रॉफिक या फैकल्टेटिव के नेचर में फंगाई के जैसा होगा। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, तो यानी एनिमल के जैसे कैरेक्टर को शो करेगा। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में 3 डिवीजन इंक्लूड होते हैं। एक डिवीजन है क्रिसोफाइटा, सेकेंड डिवीजन है पायरोफाइटा, और तीसरा डिवीजन है यूग्लिनोफाइटा। क्रिसोफाइटा, पायरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा। देखिए उसके बाद में फंगाई लाइक में 2 डिवीजन है। इसमें हम लोग 2 डिवीजन के बारे में देखेंगे। एक्रेसियो माइकोटा एंड मिक्सो माइकोटा, ये 2 डिवीजन इसमें। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में भी 3 डिवीजन हम लोग देखेंगे आगे। सार्को मैस्टिगो फोरा, एपी कॉम्प्लेक्सा एंड सीलियोफोरा। अब देखो यहां पर जो डिवीजन लिखा है, एक्चुअल यहां पर डिवीजन की जगह पर होना चाहिए फाइलम। ठीक है, अब डिवीजन हटा के फाइलम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग फर्स्ट लेसन में देखे होंगे किंगडम के बाद में आता है डिवीजन या फाइलम। तो जब प्लांट के कैरेक्टर यानी प्लांट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो वहां पे टर्म यूज करते हैं हम लोग डिवीजन, और एनिमल को हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो वहां पे टर्म यूज होता है फाइलम। तो इसीलिए यहां पर यह एनिमल लाइक है तो इसके 3 फाइलम होते हैं, और यहां पर देखो ये प्लांट लाइक है तो यहां पर 3 डिवीजन दिखाया है। तो ये टर्म इसीलिए हमने लिख के आपको यहां पर ये किया। तो चूंकि एनिमल के कैरेक्टर को लेकर चल रहा है तो इसलिए यहां पर ये फाइलम टर्म यूज करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले इन सभी को बारी बारी हम लोगों को देखना है, ये सारे डिवीजन हम लोग करके देखेंगे एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट जो डिवीजन हम लोगों को देखना है वो है क्रिसोफाइटा। तो क्रिसोफाइटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है क्रिसोफाइटा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फंगाई प्रोटिस्ट जो है वह 3 ग्रुप में है। तो प्रोटिस्टा के कितने ग्रुप? प्रोटिस्टा के 3 ग्रुप हैं। तो एक प्लांट लाइक है, दूसरा फंगाई लाइक है और तीसरा एनिमल लाइक है, और ये तीनों के अलग अलग डिवीजन है। अब इसमें कौन कौन से प्रोटिस्ट किसमें इंक्लूड होंगे वो बारी बारी हम लोग एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट जो डिवीजन है हम लोग का वह है कौन सा? क्रिसोफाइट्स। ओके, क्रिसोफाइट में गोल्डन ब्राउन एल्गी, ठीक है, जैसे अभी आप बैक्टीरिया पढ़े होंगे तो उसमें आपको आया होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिसे कहते हैं, वो बैक्टीरिया के जैसा है। और यहां पर गोल्डन ब्राउन एल्गी जो यानी प्लांट के जैसा है, लेकिन है वो किसमें? तो वो प्रोटिस्ट में आता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही सेल का, अगर वही मल्टी सेलुलर होता वो तो प्लांट में चला जाता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल है और एक ही सेल का बना हुआ है, इसीलिए वो किसमें आ गया है? तो प्रोटिस्टा में आ गया है। तो सबसे पहले जो हम लोग का डिवीजन है, हेडिंग देंगे हम लोग क्रिसोफाइटा। देखिए क्रिसोफाइटा
चूंकि यह प्लांट लाइक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट लाइक के बारे में अगर देखेंगे तो प्लांट लाइक में ये डिवीजन किस में है, तो यह प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यह यूनिसेलुलर एल्गी है अगर एक तरह से देखें तो दिस इज यूनिसेलुलर एल्गी, और इसी को हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है फ्री स्विमिंग प्लांट। ठीक है बेटा, यूनिसेलुलर एल्गी यानी एक ही सेल का है, और एल्गी एक्चुअली प्लांट का है। एल्गी किस में आता है, प्लांट में आता है, लेकिन वहां पर एल्गी मल्टी सेलुलर होता है। एल्गी भी यूकारियोटिक सेल होता है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है और यूकारियोटिक सेल है, इसलिए यह है एल्गी ही, लेकिन यह यूनिसेलुलर होता है, इसलिए इसको प्रोटिस्ट में यानी यह प्लांट लाइक इसीलिए नाम पड़ा है। और इसी को कहते हैं हम लोग फाइटोप्लैंक्टन यानी फ्री स्विमिंग प्लांट। यह फ्री स्विमिंग प्लांट है, और यह चूंकि प्लांट के जैसा है तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा ये कैसा होगा, तो यह फोटोसिंथेटिक होगा। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये क्या परफॉर्म करेगा, प्लांट के जैसा, यानी यह भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्या करता है, यह फोटोसिंथेसिस फॉर फूड। और जब फोटोसिंथेसिस कहीं पर होता है तो ये क्या यूज करेगा, दे यूटिलाइज CO2 एंड रिलीज O2, यानी एटमॉस्फेयर से CO2 को लेगा और एटमॉस्फेयर में O2 को रिलीज करेगा। अब देखो इस अर्थ पे जो जितने भी टोटल जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये जितने भी हम अपने आज चारों तरफ ग्रीन प्लांट को देखते हैं, बड़े बड़े प्लांट चाहे मैंगो के हो या कोई भी बनियान ट्री हो या पीपल के प्लांट हो या तुलसी प्लांट हो, कोई भी, ये सब जितने भी बड़े बड़े प्लांट या छोटे प्लांट हमें दिखाई देते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट हमें दिखाई देता है, वो सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक कंप्लीट चैप्टर है जो हम लोग को अभी बहुत आगे देखना है। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि वो एटमॉस्फेयर से CO2 को लेगा और सॉइल से H2O को लेगा, और इन दोनों को लेकर के वह कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को बनाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। तो क्या क्या चाहिए इसके लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए इसमें ये तीनों चीज है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है। तो इन तीनों चीजों को यानी तीनों एलिमेंट को लेकर के ग्लूकोज बनाया, और यही ग्लूकोज जो है वह सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। किसके लिए, तो प्लांट के लिए। तो यानी ये जो प्रोटिस्टा होता है वो भी क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या लेगा, वो CO2 लेगा और O2 को रिलीज करेगा। ये O2 कहां चला जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में जाएगा। अब तो जो टोटल जो फोटोसिंथेसिस इस अर्थ पे होता है यानी बायोस्फीयर पे होता है, उसका 70% टोटल का 70%, बहुत बड़ी क्वांटिटी है यह, 70% जो ऑल फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वह कौन कवर करता है, तो फाइटोप्लैंक्टन करता है टोटल। तो ये देखेंगे हम लोग, देखिए about 70% all photosynthetic activity are
covered by फाइटोप्लैंक्टन, यानी ये चाहे वो मेराइन में यानी ओशियन में, समुद्र में जितने भी एल्गी हैं, चाहे वो टोटल प्रोटिस्ट हो या टोटल एल्गी हो, वो सभी मिलकर के 70% एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यानी बहुत बड़ा हिस्सा फोटोसिंथेसिस का सिर्फ ये लोग कवर करते हैं। अगर ये लोग नहीं रहे तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो 21.0 समथिंग जो % है वो और नीचे चला जाएगा और CO2 का लेवल और बढ़ जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस करके ये उस चीज को मेंटेन करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये प्लांट लाइफ में ये सारा चीज जो है वो यही है। अब इसी प्लांट लाइफ प्रोटिस्ट में क्रिसोफाइट के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्रिसोफाइट जो फर्स्ट डिवीजन है कौन सा, तो क्रिसोफाइटा। क्रिसोफाइटा की अगर बात करते हैं तो क्रिसोफाइटा में दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आते हैं। एक होता है गोल्डन ब्राउन एल्गी एंड डायटम्स। गोल्डन ब्राउन एल्गी को हम लोग GBA कहते हैं और इसका लगभग 1200 स्पीसीज हैं, जबकि डायटम का लगभग 40,000 से 1,00,000 स्पीसीज है। तो डायटम एक मेजर रोल प्ले करता है, यानी ये बड़ा हिस्सा है किसका, क्रिसोफाइट्स का, और इसके बहुत कम स्पीसीज है, यानी सिर्फ 1200 स्पीसीज है। इसके रेस्पेक्ट में ये कम है, ठीक है। क्रिसोफाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो क्रिसोफाइट जो होते हैं वह यूनिसेलुलर और कॉलोनियल होगा, यानी एक सेल का होगा और कॉलोनी के फॉर्म में रहेगा। यानी सभी सेल इस तरह से, यह एक सेल का इंडिपेंडेंट हुआ, ये दूसरे सेल का इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हुआ, ये तीसरे सेल का इंडिपेंडेंट हुआ, यानी एक कॉलोनी के रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रहते हैं कॉलोनी के, तो इसलिए उसको कहते हैं कॉलोनियल। ये कहां रहते हैं, तो दे अकर्स इन लेक्स एंड ओशियन, या तो यह लेक्स में रहेगा या फिर ओशियन में रहेगा, ये मतलब वहां पर होता है। अब चूंकि ये प्लांट लाइफ में है क्रिसोफाइट, तो ये कैसा होगा क्रिसोफाइट के कैरेक्टर में, तो दे आर फोटोसिंथेटिक, यानी ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब ये देखो यहां पर हमने आपको मेंशन कराया दे अकर्स इन लेक्स एंड ओशियन, यानी कि ये भी आप कर सकते हैं, ये दोनों तरह के वाटर में होता है, यानी यह मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में होगा। अब अगर हम लोग इसके सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल जानते हैं क्या है, तो प्लांट में, फंगी में और कुछ प्रोटिस्ट में यह एक सेल हुआ, ठीक। और इस सेल के अंदर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और कुछ लिक्विड मटेरियल यानी कि एक्वस सॉल्यूशन होता है।
और यह सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जब सेल के यानी किसमें तो प्लांट में, फंगी में और कुछ प्रोटिस्ट में, बैक्टीरिया में भी क्या होता है, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इस सेल के जब चारों तरफ आउटर कवरिंग एक लेयर होता है, इसी को कहते हैं हम लोग सेल वॉल। यह सेल वॉल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कंपोजिशन का होता है, यानी अलग केमिकल का बना होता है। जैसे प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वह एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड इन चीज का बना होता है। तो अलग अलग होता है, फंगाई में भी अलग होता है। तो यहां पर देखिए जो इसका सेल वॉल है, जो आउटर कवरिंग लेयर होता है, तो इसका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का और पेक्टिन का, प्लस साथ ही साथ इसमें सिलिका होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सिलिका भी इसके सेल वॉल में होता है। तो सिलिकेटेड सेल वॉल होते हैं इसमें। उसके बाद में देखिए रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इसका। अब रिजर्व फूड मटेरियल आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल देखिए, रिजर्व का मतलब क्या होता है, जिसे हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए बचा के रखते हैं। जैसे आप मनी, जब मनी एक्स्ट्रा होता है तो क्या करते हैं, उसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी में जब जो एनर्जी के सोर्स हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह जब एक्स्ट्रा होते हैं तो लीवर उसे ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करता है। प्लांट में जब ये फूड एक्स्ट्रा होता है यानी एनर्जी के जो सोर्स एक्स्ट्रा होते हैं यानी ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है तो उसे स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। उसी तरह प्रोटिस्ट जो है रिजर्व फूड के रूप में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है ल्यूकोसिन। ये ल्यूकोसिन क्या है, तो यह एक कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसी तरह ल्यूकोसिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ल्यूकोसिन को या फिर कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट को यह स्टोर करता है। ठीक है, ऑयल के ड्रॉपलेट को स्टोर करके रखता है किस रूप में, तो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में। पिगमेंट का मतलब होता है कुछ कलरफुल कंपोनेंट सेल के अंदर। जैसे प्लांट ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है, तो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्यों ग्रीन होता है, तो क्योंकि उसमें क्लोरोफिल एक कंपोनेंट होता है। और आपको बता दें कि जैसे हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है और प्लांट के सेल के अंदर जो ग्रीन कलर होने के लिए जो क्लोरोफिल है, ठीक है, उन दोनों में थोड़ा सा का केमिकली डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा का नहीं। तो ये सब पूरा सेल के चैप्टर में या फोटोसिंथेसिस में हम आपको कराने वाले हैं आगे कि क्या होता है। तो पिगमेंट का मतलब समझो कि कुछ कलरफुल कंपोनेंट केमिकल, ठीक है, जो सेल के अंदर होता है, जो किसी चीज को यानी लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला केमिकल ही कहलाता है पिगमेंट, यानी जो लाइट को कैप्चर करेगा, दैट इज पिगमेंट। ठीक है, तो पिगमेंट क्यों जरूरी है, अभी हमने इसके पहले देखा था कि ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेसिस कहीं भी अगर हो रहा है तो वहां पे पिगमेंट का होना जरूरी है। और वो पिगमेंट के रूप में क्या क्या हो सकता है, तो ये सब अलग अलग देखेंगे। तो यहां पर पिगमेंट के रूप में इसके पास होता है क्लोरोफिल ए। टोटल 5 टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ई जो होता है वो रेयरली होता है, जबकि क्लोरोफिल ए से लेकर के डी तक कॉमनली मिलता है देखने को। अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरह के होते हैं।
जिसमें से क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी कहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसका मतलब है कि क्लोरोफिल ए होगा। तो यानी इस प्रोटिस्टा में भी क्लोरोफिल हो रहा, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो यानी इसके पास भी क्लोरोफिल ए है। ठीक, उसके बाद यहां इसके पास होता है क्लोरोफिल सी एंड जैंथोफिल। जैंथोफिल में पार्टिकुलर कंपोनेंट है फ्यूकोजैंथीन। ठीक है ना। अभी बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब आगे आपको सेल के चैप्टर में नहीं तो फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पूरा कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब अभी आपको आगे आएगा। क्लोरोफिल एक, इस सब का अलग अलग केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो C40H72O5N4Mg ये सब अलग अलग कंपोनेंट के हैं, ए और सी का अलग अलग होता है। जैंथोफिल भी उसी तरह का एक पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो सबका अपना अपना केमिकल फार्मूला है, वो सब ये चीज आगे आएगा। अब यहां पर ये देखो, यहां पर इसका रिप्रोडक्शन किसका, क्रिसोफाइट चल रहा है हमारा टॉपिक, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा, तो रिप्रोडक्शन या जनरली या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ओकेजनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कब, ओकेजनली। तो ये इसका रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन के बाद में देखिए ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ किसका, क्रिसोफाइट का। क्रिसोफाइट के बारे में इतनी सारी चीज जो है वो हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद देखिए क्रिसोफाइट के बाद में हम लोग को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेना है किसका, तो वो है गोल्डन ब्राउन एल्गी का, और उसके बाद में हम लोगों को लेना है डायटम का। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग देखेंगे गोल्डन ब्राउन एल्गी।